9 अगस्त 2024 सुबह 7 बजे कोलकाता के सेमिनार हॉल में एक लड़की की लाश मिली है, जिसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा घाव के निशान थे। उसकी आंखें और मुंह से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उसकी शरीर की सभी अंग नग्न थे, मतलब बिना कपड़े के थे। और उसके पैर और पेट में भी बहुत ज़्यादा जख्मों के निशान पाए गए और उसकी प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। और जानते हो आप ये लड़की कौन थी? वो इसी हॉस्पिटल की स्टूडेंट और एक जूनियर डॉक्टर थी। वो डॉक्टर जिस डॉक्टर को लोग ईश्वर के रूप मानते हैं, जिस डॉक्टर की वजह से हजारों मरीजों की जान बच जाते हैं। और इतना सुनने के बाद एक मूर्ख भी ये समझ जाएगा कि ये इतना आसान मौत नहीं थी। जिस हालत में ये लाश मिलती है उस हालत में ये समझ में आ जाता है कि यह कोई नेचुरल मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो मानवीय यातनाएं देकर उनकी हत्या की गई थी। लेकिन जब हॉस्पिटल की तरफ से उस लड़की के फैमिली में खबर दिया जाता है तो उस लड़की की फैमिली से जवाब आता है कि हमारे बेटी ने आत्महत्या की है। दावा तो यह तो किया जा रहा है कि पुलिस ने भी पहले इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की है, लेकिन क्यों? शुरुआत में पुलिस इतना उदासीन लापरवाह क्यों थी? इस लड़की की मृत्यु कैसे हुई और वो शख्स कौन है जिसने ये कांड किया? तो मेरे भाई 9 अगस्त देर रात जब सब लोग सोए हुए थे, कोलकाता वाले डीप नींद में थे, तब हमारे एक बहन अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो अपनी सम्मान बचाने के लिए लड़ रही थी। जब सब लोग सो रहे थे तब वो लड़ाई कर रही थी। वो हर दिन लड़ती है मरीजों की जान बचाने के लिए, लेकिन आज की लड़ाई उसके अपने खुद के लिए था। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। वो एक खूंखार जानवर का शिकार हो गई थी। तो आइए आज बात करते हैं हमारे ही एक खोई हुई बहन के बारे में, जिसने सपना देखा था लोगों की सेवा करने का। कोलकाता के नामी दामी कॉलेज आरजी कोर, वहाँ पर 31 वर्षीय एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट शालिनी, वो एक जूनियर डॉक्टर भी है। मैं यहाँ उसके असली नाम और तस्वीर वगैरह नहीं दिखा सकता, हालांकि बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है वीडियो और फोटो के साथ। किसी भी रेप विक्टिम का तस्वीरें फेसबुक या फिर अदर सोशल मीडिया पर अपलोड करना वो सेक्शन 228 आईपीसी के अनुसार इलीगल होती है और ये एक तरह से क्राइम भी माना जाता है। तो गुरुवार को शालिनी अपने ड्यूटी के बाद रात 12 बजे आरजी कोर मेडिकल में उनके चेस्ट डिपार्टमेंट में सेमिनार हॉल में जाते हैं। यहाँ उनके साथ उनके और भी दोस्त थे जिनका नाइट ड्यूटी थे। रात को ऑनलाइन ऑर्डर करके खाते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम मौज मस्ती की है। फिर नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में खेलते हुए भी देखा था। फिर 3 बजने से शालिनी सो जाती है। यहाँ पर उसकी असली नाम शालिनी नहीं है, लेकिन अब शालिनी नाम से समझ लो। तो जब 3 बजने से शालिनी सो जाती है और अगले सुबह करीब 7:30 बजे उनकी लाश मिलती है और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उनकी मृत्यु सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है। लेकिन स्टार्टिंग में पुलिस उतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो शुरू होता है बाकी सब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। पूरे राज्यों में यह प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और आखिरकार आनंद फानंद में पुलिस की जांच शुरू हुई। एक मजिस्ट्रेट और शालिनी के माँ और उनके 2 बैचमेट के सामने उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम की गई है और इस पूरे पोस्टमार्टम को कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। और अब यहाँ से निकल के आता है शॉकिंग चीज। शालिनी की गर्दन में गले की एक हड्डी टूटी हुई थी, यानी उसके गले दबाकर और दम घुटकर हत्या की गई है। उसके शरीर में सीमेन और प्राइवेट पार्ट्स में जख्मों के निशान पाए गए। आँख, कान, मुंह हर जगह पर जख्मों के निशान पाए गए। पूरे शरीर में खरोच और जख्मों के निशान बनी हुई थी। ये सब चीजें इंडिकेट करता है कि शालिनी के साथ हत्या से पहले और हत्या के बाद भी बलात्कार की गई थी। लेकिन अब तक यहाँ पर यह पता नहीं चल रही थी कि यह अपराधी कौन है और इसके चलते शुरू हो जाता है विक्टिम ब्लेमिंग, अपने अपने जिम्मेदारियों से बचने का प्रसंग। आरजी मेडिकल के प्रिंसिपल बताते हैं कि मृत स्टूडेंट को रात में अकेला सेमिनार हॉल में रुकना या फिर सोना नहीं चाहिए था। इसका मतलब वो एक तरह से ऐसा बोलना चाह रहे थे कि वो शालिनी की अपनी खुद की गलती है। वो वहाँ पर गई थी, इसीलिए उसकी बलात्कार और हत्या की गई है। लेकिन अपराध करने वाले की कोई गलती नहीं है यहाँ पर। और मैं बता दूँ, इसी डर से हमारे देश में हजारों अपराध का कोई रिपोर्ट नहीं बनता, क्योंकि विक्टिम डर जाते हैं कि लास्ट में जाके उनके ऊपर ही गलती डाल दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये तो तुम्हारी गलती के कारण हुआ था। और संदीप घोष मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल को इससे पहले भी दुर्नीति के लिए मतलब भ्रष्टाचारी के लिए 2 बार ट्रांसफर कराया गया था। इवन पिछले साल रैगिंग वाला हादसा के साथ भी इनके जुड़े रहने की बात उठी थी। कैंसर के महत्वपूर्ण रिसर्च को रोकना, हॉस्पिटल फंड में दुरुपयोग, ऐसे और भी बहुत घटनाएं हैं। और उनके खिलाफ जब कोई भी स्टूडेंट आवाज उठाने का कोशिश करता है तब उन्होंने उस स्टूडेंट को एग्जाम में फेल करवा देते हैं या फिर सीनियर स्टूडेंट से उनके ऊपर दबाव डलवाते हैं। नहीं, ये सब चीजें मैं अपने आप से बता नहीं रहा हूँ। ये सब चीजें सोशल मीडिया एंड न्यूज पर पब्लिश भी हुआ और ये सब चीज सोशल मीडिया पर आप चेक कर सकते हो और जितना हो सके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप देख सकते हो। उससे आप और भी बहुत कुछ जान पाओगे। हालांकि स्टूडेंट की प्रोटेस्ट के चलते उन्होंने 12 अगस्त को रिजाइन दे दिया है, लेकिन उनका जो करतूते है वो अभी तक सोशल मीडिया एंड न्यूज पर रह गया है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट होता है जांच पड़ताल की नेक्स्ट स्टेप।
सवाल उठता है कि शालिनी इतनी देर रात को क्यों उस सेमिनार हॉल में गई थी। जांच पड़ताल में जाना जाता है कि सिर्फ उस रात नहीं, नाइट ड्यूटी में रहने वाले ज्यादातर डॉक्टर्स इस रूम में जाते थे रेस्ट के लिए। इसका मेन रीजन ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पूरा दिन मरीजों की सेवा करते करते थक जाते हैं और उनका रेस्ट लेने के लिए इस पूरे हॉस्पिटल में एक भी रेस्ट हाउस नहीं है। हालांकि अब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट के चलते सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि उनके लिए रेस्ट हाउस बना दिया जाएगा, लेकिन ये उतना बड़ा हादसा होने के बाद रेस्ट हाउस की बात की जा रही है। और भाइयों, सेमिनार रूम पर कोई भी सीसीटीवी नहीं था, बाहर कॉरिडोर में सीसीटीवी था और इस सीसीटीवी फुटेज पर रात 3 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर सिर्फ 4 लोगों को देखने को मिला है। फिर इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आता है पूछताछ की बारी। इसमें से 3 लोग सीधा सीधा बताते हैं कि वो शालिनी के परिवार के लोग हैं। जब पूछताछ की गई तो पता चला सोच में वो शालिनी के परिवार के लोग थे और इनके ऊपर किसी का कोई डाउट भी नहीं था। और बाकी बचता है एक और लोग जो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था और उसका नाम था संजय राय। लगभग सुबह 4 बजे वो सेमिनार रूम में एंट्री लेता है और 4:45 बजे वो बाहर आता है, मतलब 4:45 को वो बाहर आता है। जब वो सेमिनार रूम पे एंट्री लेता है तब उसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरफोन था, लेकिन जब वो बाहर आता है तब उसके पास ये ईयरफोन नहीं था और ये ईयरफोन मिलता है शालिनी की लाश के पास। और यहाँ से पुलिस कंफर्म हो जाता है कि संजय ही वो व्यक्ति है जिसने शालिनी की बलात्कार और हत्या की है। लेकिन अब सवाल ये आता है, ये संजय राय है कौन? संजय राय कोलकाता पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर है। 2019 में वो सिविक वॉलंटियर जॉब में ज्वाइन हुआ था, जिसको हम नगर कर्मी बोलते हैं। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, सिविक वॉलंटियर का काम तो होता है ट्रैफिक संभालना और पुलिस को थोड़ा बहुत मदद करना, तो फिर ये इतना देर रात को आरजीकर हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? उसको इस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मिला कैसे? तो 2019 साल में संजय की नौकरी होती है कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट पर। लेकिन ये नौकरी में ज्वाइन होने के बावजूद भी एक दिन भी वो ड्यूटी नहीं करी। वो अपर लेवल नेता मंत्री को हो या फिर जो भी को हो, उनके हाथ मांग के चांस लेके वो ट्रांसफर लेता है वेलफेयर डिपार्टमेंट में और यही से वो कभी कभी आरजीकर हॉस्पिटल में आता जाता रहता था। इसीलिए उस हॉस्पिटल के बारे में हर एक चीज उसको पता था, कहाँ पर क्या है, कौन सी रूम में कौन रहता है, कब से लेकर कब तक रहता है, वो सब हर एक चीज संजय को पता होती है। रात को हो या दिन को हो, वो कभी भी अपनी प्रभाव से आता जाता रहता था। भले ही ये संजय राय एक सिविक वॉलंटियर थे, लेकिन उनका आचरण एक बड़ा ऑफिसर जैसा था, मतलब एक बहुत बड़ा कोई ऑफिसर जैसा भाव दिखता है वो लोगों को नौकरी देने के नाम पर पैसा लेना, महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करना, इसके अलावा नगर निगम कर्मी रहते हुए भी पुलिस बटालियन फोर्ट में घूमते रहना, 5 शादियां करना, मोबाइल पर अश्लील वीडियो जैसे कोई और आरोप इनके खिलाफ सामने आ चुके हैं। लेकिन कोलकाता के पुलिस कर्मियों का यह कहना है कि उसने अपने गुनाह कबूल कर लिया है और शियालदा हाईकोर्ट ने उसे 14 डेज के लिए पुलिस कस्टडी पर लिया गया है। यही तो सुना तो लोगों को लगता है वाह, दोषी तो पकड़ा गया है, और क्या, अब जितना जल्दी हो सके उसको सजा दिया जाए तो ठीक है। और ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने भी बता दिया है कि इस अपराधी के लिए वो लोग फांसी की सजा के लिए मांग करेंगे। लेकिन जब आप इस घटना को लेकर थोड़ा डिटेल्स में जाओगे तो आपके मन में कोई सारा सवाल आएगा। सिर्फ 45 सेकंड में सेमिनार रूम में पहुंचना और फिर उसकी बलात्कार करके फिर उसकी गला दबाकर हत्या करना और फिर यहाँ से सही सलामत आजादी से निकल जाओ। अब ये संजय जिसकी तस्वीर हमें देखने को मिली है, आपको क्या लगता है ये अकेला ये सब कर पाएगा? जांच से यह पता चला कि जब यह घटना हुआ था तब संजय पूरा नशे में था। तब निकल के आता है एक शॉकिंग चीज, जो डॉक्टर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मांग है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों की सीमेंट मिला है। नॉर्मली एक आदमी के 2 टाइप्स का सीमेंट तो नहीं होते, लेकिन पुलिस के जांच में अभी तक संजय राय के अलावा दूसरे किसी आदमी के नाम अभी तक सामने नहीं आया है। शुरुआत में इसे आत्महत्या के तौर पर क्यों चलाया गया? क्यों उस ईयरफोन को ढूंढने में इतना टाइम लगा? इतना प्रतिष्ठित एक कॉलेज होने के बावजूद भी ऐसी बात कैसे बता सकते हैं संदीप घोष? क्या कॉलेज के नाम बिगड़ने का डर से पहले यह मामला को दबाने की कोशिश की जा रही थी? फिलहाल संजय राय के बारे में जो पता चल रहा है हमें, उसी से यह पता चल रहा है कि क्या वो इतनी आसानी से पुलिस के हाथ में गिरफ्तार होने की आदमी है? क्या वो इतनी आसानी से सब गुनाह कबूल कर लेगा? वो उस टाइम भाग भी सकता था। और न्यूज़ और मीडिया में बार बार यह चीज़ बताया जा रहा है कि संजय राय पुलिस के जाल में फंस गया है। क्या पुलिस को यह सब चीज़ें पहले से पता नहीं था? वो एक नागरिक कर्मी होने के बावजूद भी पुलिस बटालियन फोर्स में घूमते रहता था, क्या वो सब पुलिस को नहीं पता था? वो सिविक वॉलंटियर और अन्य पुलिसों को गंदे नजरों से देखता था, वो सब क्या पहले से पुलिस नहीं जानते थे? वो कभी भी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता था, इसका हॉस्पिटल के अंदर कोई काम ना होते हुए भी, क्या वो पहले से पुलिस नहीं जानता था? पुलिस छोड़ो, कॉलेज में किसी को भी इसके बारे में कुछ अंदाज नहीं थे। क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पर? अगर किसी ने ध्यान दिया भी होगा और अगर किसी को इसके बारे में पता चला होगा तो उसने जरूर कंप्लेन किया होगा। लेकिन फिर भी एक खूंखार जानवर का आज़ादी उस रात बरकरार था, कोई नहीं है रुकने वाला। किसी को तो पहले से पता होगा, वो नशे में अंदर आता है और स्टूडेंट्स के तरफ गंदे नजरों से घूरता रहता है। ये सब सारे सवाल मेरा नहीं है, ये सब सारे सवाल लोगों के सामने आ रहा है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि एक नागरिक कर्मी के इतना हिम्मत कैसे होती है? आप जानकर शौक हो जाओगे। जिस दिन सुबह शालिनी की लाश मिलती है
उसी दिन पूर्व बर्धमान हॉस्पिटल के एक सिविक वॉलंटियर और एक महिला डॉक्टर को धमकी देते हुए यह कहता है कि आरजीकर कर दूंगा। समझ रहे हो कितना हिम्मत। बड़े किसी दादा या फिर नेताओं के हाथ पकड़ के बिना ट्रेनिंग किए भर्ती हो जाते हैं सिविक वॉलंटियर में। हालांकि सिविक वॉलंटियर नाम है, लेकिन सिविक वॉलंटियर के जो विशेषता है वो पूरी नहीं हो रहा है। नहीं, मैं और एक सिविक को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं, लेकिन बार बार नगर निगम के करतूतें सामने आ रही है। पिछले साल 21 अप्रैल को बीरभूम लाभपुर में 2 सिविक वॉलंटियर एक औरत को बलात्कार की धमकी दी थी, और इसी साल 15 जुलाई बागदा में एक औरत को धमकी दिया था बलात्कार करने की अन्य एक सिविक वॉलंटियर ने। अनिश खान हत्या के साथ भी कुछ सिविक वॉलंटियर का नाम उठी थी। ये सब सिर्फ कुछ घटनाएं बताई मैंने। एक शब्द में तुलाबाजी से लेकर खून खराबा, हत्या, बलात्कारी, मस्तानी, सब जगह पर इन सिविक वॉलंटियर का नाम आता है, जो डॉक्टर्स ने दिन रात एक करके सेवा जारी रखते हैं लोगों की। कितनों का जान चला जाता अगर ये डॉक्टर्स ना होते तो। क्या फीमेल डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करना छोड़ दे? कितना लापरवाह है सरकार डॉक्टर्स को लेकर। हालांकि अभी रेस्टोरेंट बनाने की प्लान चल रही है, लेकिन अगर यह हादसा ना होता तो रेस्ट हाउस की तो कोई बात ही नहीं उठती। ये समझा रहा है कि ये अलग अलग नर्स और अलग अलग स्टूडेंट के साथ ये बरकरार रहता। और क्यों हम लोग हादसा होने के लिए इंतजार करते हैं? अगर पहले से थोड़ा सतर्क हो जाते तो। कौन कब आ रहा है, किसकी बलात्कार कर रहा है और फिर उसकी हत्या भी कर रहा है, इतनी बड़े बड़े कांड को अंजाम देकर फिर आज़ादी से निकल जा रहा है, और ये सब चीज़ें बाकी लोग किसी को पता ही नहीं चला। इतना लापरवाही क्यों? तो यहाँ पर आप पुलिस ने यह बताया है कि अगर वो हमारे काम में संतुष्ट नहीं है, अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वह सीबीआई जांच के लिए जा सकते हैं। लेकिन मिता के जो परिवार है उन्होंने बताया पुलिस के ऊपर अभी भी भरोसा है हमारा, और पुलिस ने भी यह बताया है कि जितना हो सके हम ट्रांसपेरेंसी रखने की ट्राई करेंगे। আমার একটি মাত্র মেয়ে, অনেক কষ্ট করে তাকে ডাক্তার বানিয়েছিলাম। লোকজনের সেবা করতে এসে खून হয়ে গিয়েছে সে। शालिनी की माँ की मुंह से इस बात और उनके दर्द वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। इन्हीं अपराधियों को ऐसा सजा देने की जरूरत है जो बाकी अपराधियों खुला मैदान में आज़ादी से घूम रहे हैं, उनके दिल में भी एक डर आ जाए इस सजा को देखकर, और अगली बार जब ये अपराध करने का सोचे तो उसके मन में ये सजा याद आ जाए। भाइयों, ऐसा और हजारों हादसा है जो सोशल मीडिया पर आता ही नहीं है, जिन हादसों को आत्महत्या बताकर छुपा दिया जाता है। पुलिस के ऊपर लोगों की भरोसा रहने की जरूरत है, लेकिन पुलिस को इन भ्रष्टाचारी से निकलकर उचित न्याय व्यवस्था को वापस लाना होगा, लोगों को जस्टिस दिलाना होगा। कमेंट में ये जरूर लिख के जाना, जस्टिस फॉर आरजी कोर कॉलेज फीमेल डॉक्टर।